नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात उत्तर प्रदेश की राजनीति में बंगाल वाले प्रयोग की। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी का स्लोगन उसकी शक्ति का प्रतीक बन गया। अब वही नारा उत्तर प्रदेश के चौक और चौक चौराहों पर गूंज रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि बंगाल में ममता का खेला होबे, उत्तर प्रदेश में खेला होई में बदल गया। काशी से लेकर कानपुर तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं, 2022 आई तो बड़ा खेला होई। आखिर राजनीति का ये बड़ा खेला है क्या? यूपी में अब खेला होबे। गली गली, चौक चौराहों पर, शहरों की दीवारों पर उत्तर प्रदेश के सियासी पर्दे पर नई पिक्चर का ट्रेलर रिलीज हो गया। बड़ा खेला होने वाला है उत्तर प्रदेश में। सियासी फिल्म का शीर्षक है खेला होई। इसका मुहूर्त वाराणसी और कानपुर में हुआ। स्क्रिप्ट समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिखी, डायलॉग बंगाल से उधार लिया। यूपी में अब खेला होबे। फर्क सिर्फ इतना है कि बंगाल का खेला होबे उत्तर प्रदेश में खेला होई में परिवर्तित हो गया, लेकिन मूल भावना वही है। 2021 में बंगाल में जैसे टीएमसी ने बीजेपी के साथ खेला कर दिया, वैसे ही 2022 में बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश में एसपी खेला कर देगी। अब समय आ रहा है, जनता भी इनके साथ खेल खेलेगी और हम लोग चुनावी राजनीति में जाकर, और बड़ा खेला होने वाला है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की सियासी फिल्म के मुख्य किरदार में अखिलेश यादव है। सह कलाकार ये हमने स्लोगन लिखवाया है समाजवादी पार्टी की उम्मीद की साइकिल, जो एक गरीबों, कमजोरों, मजलूमों में एक विश्वास जगाता है। और एक स्लोगन लिखवाया है जो आज की डेट में भारत में प्रसिद्ध हो गया है और बंगाल में प्रमाणित हो गया है, जिसका नाम है खेला होई। इसको जनता बड़ी तादाद में अभी पसंद कर रही है और जिस तरीके से सरकार का कार्यकाल रहा है, जनता त्रस्त रही है, महंगाई की मार, कोरोना की। ये हम इसलिए है क्योंकि यूपी में निश्चित ही अब खेला होने वाला है। जो खेल भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय, लोगों के प्रति अमर्यादित भाषा और लोकतंत्र का जो मजाक उड़ाने वाली बात करी थी, तो इस खेला का उदाहरण बंगाल के रूप में आया। और हम भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं हम इस जो सरकार की नीतियां हैं, उस नीतियों के विरुद्ध में ये खेला केवल विपक्ष तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ जनता भी इनके साथ खेल खेलने वाली है। 2017 में बीजेपी की सियासी सुनामी में कांग्रेस और एसपी का सुपड़ा साफ हो गया था। अखिलेश यादव जीत रिपीट करने से चूक गए थे। अब कार्यकर्ता खेला होई नारा दे रहे हैं तो समाजवादी पार्टी गदगद है। एक बार कांग्रेस ने नारा दिया, वो फेल हो गए। बंगाल में नारा ममता जी ने दिया, वो पास हो गई। तो जो बंगाल में स्थिति थी, क्योंकि लोग महंगाई से परेशान हैं, रोजगार नहीं है, अराजकता है, भ्रष्टाचार है, इन्हीं को नारा बना करके तो भाजपा सत्ता में आई थी। अब जब वो नहीं पूरे कर पा रही है तो समाजवादी पार्टी नए नारों के साथ आ रही है। देखिए, यूपी में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। बंगाल में तो बहुत सीटें आ गई भारतीय जनता पार्टी की। उत्तर प्रदेश में 50+ नहीं होने जा रहे हैं। खेला होई या ना होई, इस पर विपक्ष की तरफ से क्या सियासी डायलॉगबाजी हुई, इसे गौर से सुनिए। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति चाहती है, जिसकी अभिव्यक्ति जनता और विभिन्न दल अपने अपने माध्यमों से कर रहे हैं। कुछ लोग नारे लगा करके कर रहे हैं और हम लोग श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जन जन के बीच में जाकर के कर रहे हैं। खेला हो पे कह के किसको डरा रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में भी बंगाल की तरह हत्याएं कराना चाहते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में भी बंगाल की तरह तुष्टीकरण का वही खेल खेलना चाहते हैं कि दुर्गा पूजा नहीं होगी, केवल मुहर्रम मनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश की जनता डरने वाली नहीं है समाजवादी पार्टी के लोगों से। 17 और 19 में जो उत्तर प्रदेश की जनता ने जो खेल खेला है, वही खेल 2022 में भी होगा। 47 से नीचे जाने वाले हैं अखिलेश यादव।
जो खेल बंगाल के चुनाव में शुरू हुआ, क्या वही सियासी खेला उत्तर प्रदेश में होगा? ये बड़ा सवाल है। एसपी के वर्कर्स ने ट्रेलर तो रिलीज कर दिया, लेकिन ये सियासी पिक्चर उत्तर प्रदेश की जनता की बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करती है, ये समझने और जानने के लिए 2022 तक इंतजार करना पड़ेगा। यूपी में 2022 की लड़ाई में अभी थोड़ा समय है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं में नारों को लेकर के जोश दिखाई देता है। यूपी में अब खेला हुई तो वहीं कहीं ना कहीं मेरी साइकिल आने वाली है, ऐसे नारों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जनता में अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। साफ है कि लड़ाई में तो इंतजार है, लेकिन बिगुल बच चुका है। लखनऊ से कैमरामैन अमित राज के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। 2022 को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक खेला शुरू हो चुका है। राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। सबसे बड़ी चुनौती इस 2022 के चुनाव में अपने आप को बीच सिद्ध करने की बीजेपी की है। किसान एक बार फिर से दिल्ली की बॉर्डर पर टिक गए हैं, तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान इंतजार कर रहे हैं 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की। सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने अपने आप को सिद्ध करने की। बीजेपी ने 2022 के लिए 300 प्लस का टारगेट सेट किया है, लेकिन पंचायत के चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराजगी भारी पड़ी। 2014 से लेकर 2019 तक 3 चुनावों में मिली प्रचंड जीत को पंचायत चुनाव में रिपीट नहीं कर सकी। तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का असर पड़ेगा? सबसे पहले आपको बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड के बारे में बताते। माहौल में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो अधिकतर व्यापारी लोग हैं, देहात से जुड़ाव है, लेकिन ये आंदोलन कोई देहात कस्बे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं छोड़ पा रहा है, क्योंकि व्यापारियों को तो काम करना है, अपना काम देखना है। उसके लिए सरकार द्वारा भयमुक्त माहौल दिया गया है, हर चीज़ की फैसिलिटी दी गई है। थोड़ा कोरोना काल में दिक्कतें जरूर आई हैं व्यापारियों के सामने, लेकिन सरकार ने उसमें भी हम लोगों को सहयोग कर रही है। तो इतना कोई ज़्यादा इस आंदोलन का हम लोगों के ऊपर दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आवाजाही जो दिल्ली से सामान वगैरह की होती थी, उनमें थोड़ी दिक्कतें आई है, लेकिन उसका भी सरकार हल निकाल रही है। तो अभी इतना बड़ा इस आंदोलन का हमारे क्षेत्र पे पर्टिकुलर कोई इफेक्ट नहीं आया है। अभी ये बताइए भाई साहब, यहाँ से एमएलए कौन है अभी? यहाँ से भाजपा पार्टी के श्री विक्रम सिंह सैनी, और सांसद भी भाजपा से हैं। सांसद भी भाजपा से डॉक्टर संजीव बालियान। जिस तरीके से किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेता अलग अलग राज्यों में जाकर के असेंबली इलेक्शंस जब वहाँ चल रहे थे तो भाजपा के खिलाफ प्रचार कर रहे थे, जिस स्टेट में ये चल रहा है उसमें क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क तो अभी ये आप पूरे किसान आंदोलन ना कह के किसी एक वर्ग का, किसी एक किसान के एक वर्ग का आंदोलन है, किसान यूनियनों का, किसान यूनियन का आंदोलन है। आम किसान अपने खेत में काम कर रहा है, इस समय गेहूं का सीजन चल रहा है। किसान आंदोलन की आंधी पश्चिम उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण तय करेगी, ऐसा लोगों का मानना है। तो आम किसान तो अपने काम में भी लगा हुआ है। एक वर्ग जो किसान की राजनीति करता है, वो वर्ग कहीं लग गया जाके इस तरह के आंदोलन में। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा फर्क तो पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना फर्क हमारे यहाँ लोकल में यहाँ नहीं पड़ेगा। इतना फर्क किसान आंदोलन कस्बों में नहीं पड़ेगा, गाँव में? कस्बों में नहीं पड़ेगा, कस्बों में व्यापारी वर्ग ज्यादा है, तो कोई ऐसा ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? पंकज भटनागर। भटनागर जी, आप भी कस्बे के निवासी हैं, क्या चल रहा है? जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि कस्बों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है जो किसान आंदोलन है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कस्बों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और जैसा भाई साहब ने बताया कि ये व्यक्ति विशेष कह लीजिए या फिर आप एक संगठन का आंदोलन कह लीजिए, ये इस पर कोई व्यापारी पर कोई फर्क नहीं है, कोई किसी चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं है। जैसे सरकार चल रही है, अच्छी चल रही है, बढ़िया मदद कर रही है व्यापारियों की, किसानों को भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। पहले गेहूँ सेंटरों पे उल्टे सीधे रेटों में बिकते थे, अब किसान 1965-75 रुपये का रेट है। जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी, अब उसी पश्चिमी यूपी में किसान 2022 का इंतजार कर रहे हैं। अब लोग इरिटेट होने लगते हैं, जब इतना बड़ा आंदोलन बहुत दिन के लिए चलता है तो लोग इरिटेट होते हैं तो उनके परेशानियां, उनके जो अंदर के मन भाव हैं वो बाहर निकलते हैं। तो उससे भी इन लोगों के साथ इस तरह से वातावरण में प्रॉब्लम आती ही है। और जाम लगेंगे, लोग परेशान होंगे,
तो नेचुरल है कि लोग अगर आपके फेवर में भी होंगे तो भी कहीं ना कहीं आपको डिनाई करेंगे। फेवर में है यहाँ शहर के लोग, जो चल रहा है उसके फेवर में है? नहीं नहीं, उसके फेवर में नहीं है। यहाँ के लोग जो हैं किसान आंदोलन से थोड़ा सा कहीं ना कहीं सफ़र करते हैं, थोड़ा सा उनकी दिनचर्या में कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस आ रहा है, तो इसलिए वो अब इतने लंबा चल गया कि अब लोगों को इरिटेशन ये होने लगी कि भाई ये ख़त्म करके अपने घर क्यों नहीं जाते। जो आपने सुना, इसका सीधा असर किसानों की ट्रैक्टर रैली में नजर आ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भारी तादाद में किसान एक बार फिर दिल्ली की तरफ निकल चुके हैं। सैकड़ों की तादाद में किसान ट्रैक्टर गाड़ियां लेकर के दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। इतना लंबा काफिला है कि करीब 4 मिनट से, लगभग 4 मिनट से ये ट्रैक्टर और गाड़ियों का काफिला ही नजर आ रहा है। नरेश टिकैत अपनी गाड़ी में गए हैं और साथ ही आप देख रहे हैं ये जो तमाम स्कॉर्पियो और जो तमाम ट्रैक्टर्स नजर आ रहे हैं आपको, ये सारे भारतीय किसान यूनियन और बाकी की जो तमाम किसान यूनियन है उनके हैं। 8वें महीने में इनका प्रोटेस्ट पहुंच चुका है और उसको देखते हुए तादाद में किसान मेरठ से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े इलाके से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर के ये किसान रुकेंगे। भारतीय किसान यूनियन ने किसान कानून को रद्द करने के लिए ट्रिपल टी का फॉर्मूला तैयार किया है। 26 जून को एक बार फिर ट्रैक्टर वाला प्रदर्शन होना है। टैंक, ट्रैक्टर, टिक्का और ट्विटर और फिर टिकट भी है जी में। किसानों की ये घेरेबंदी 2022 में कितना असर डालेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राह आसान नहीं होगी। अभिषेक आनंद, मेरठ, आज तक। उत्तर प्रदेश में खेला हुई की तैयारी हो रही है तो बंगाल में एक बार फिर से अजीब सा खेला चल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर माफी मांगते घूम रहे हैं, कहीं पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो रहा है, छिड़काव हो रहा है तो कहीं गंगा जल का। अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, झूठा कहो चाहे सच्चा कहो, अच्छा कहो बुरा कहो, झूठा कहो सच्चा कहो, हमको सब कबूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। चुनावी मौसम में दगा दे दिया था, अब भूल चूक माफ करने के लिए क्या क्या जतन नहीं कर रहे हैं। सियासत में ऐसी तस्वीर शायद ही आपने पहले कभी देखी हो। ये बंगाल है और ममता बनर्जी से माफी मांग रहे ये सभी बीजेपी के वर्कर हैं जो चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर चले गए थे। घर वापसी का ये सीन भी अजब है और गजब भी। आपने कोरोना वायरस से लड़ाई के खिलाफ घरों का, दफ्तरों का सैनिटाइजेशन होते हुए तो देखा होगा, लेकिन यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सैनिटाइज किया जा रहा है। कतारों में चलकर खुद को सैनिटाइज करवा रहे ये लोग पहले बीजेपी में थे, लेकिन अब टीएमसी में घर वापसी हो गई। कुछ दिन पहले ही हुगली में मुंडन संस्कार हुआ था। 1-2 नहीं बल्कि 200 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपना सिर मुड़वा लिया था और तो और गंगा जल छिड़ककर इनका शुद्धिकरण हुआ था ताकि बीजेपी से वापस टीएमसी में आ सकें। सोच तो बदल ली, लेकिन क्या पता था चुनाव के बाद इस गलती की ये कीमत चुकानी पड़ेगी। कह रहे हैं कि बीजेपी में जाकर पाप किया था तो अब घर वापसी के लिए प्रायश्चित करना जरूरी है। हुगली के आरामबाग से सांसद अपरूपा पोद्दार का हाथ पकड़कर इन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी का झंडा थामा। ये तस्वीरें आपको याद होगी। अब टीएमसी में घर वापसी के लिए बीजेपी वर्कर्स ने धरना दिया था। आपने रोजगार के लिए, सामाजिक मुद्दों के लिए धरना देखा होगा, लेकिन टीएमसी दफ्तर के बाहर ये धरना घर वापसी के लिए है। सिर्फ छोटे वर्कर्स का बीजेपी से मोह भंग नहीं हुआ, लिस्ट लंबी है। पहले मुकुल रॉय, फिर अलीपुर द्वार के बीजेपी जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा टीएमसी में शामिल हुए। सियासी गलियारे में चर्चा गर्म है और कई विधायक और सांसद बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। कोलकाता, आज तक। तो घर वापसी की तस्वीर कैसी कैसी आप यही सोच रहे होंगे, लेकिन इसी बंगाल में एक और राजनीतिक खेल भी चल रहा है और इस खेल की बड़ी तैयारी है। ममता बनर्जी बनाम केंद्र सरकार की लड़ाई अब सीधे राज्यपाल यानी कि गवर्नर पर आ गई है। बंगाल में मंत्री ने आज तक से बातचीत में राज्यपाल के खिलाफ विधानसभा में रेजोल्यूशन लाने की बात कही, तो क्या अब ममता बनर्जी केंद्र से आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी में है?
ममता वर्सेस केंद्र की लड़ाई गवर्नर पर आई। गवर्नर के खिलाफ विधानसभा में रिजोल्यूशन। अब तक जो लड़ाई तू मैं तक थी, अब वही लड़ाई पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ के खिलाफ टीएमसी के रिजोल्यूशन में नजर आ सकता है। उत्तर बंगाल के दौरे पर गए गवर्नर के खिलाफ बंगाल विधानसभा में ममता सरकार एक रिजोल्यूशन पास कर सकती है। रिजोल्यूशन ये कि गवर्नर लोकतंत्र की मर्यादा और लक्ष्मण रेखा को लांघ रहे हैं। ममता सरकार में मंत्री साधन पांडे ने आज तक से बातचीत में बड़ी डिटेल शेयर की। रेजोल्यूशन पास करने की बात हो रही है। रेजोल्यूशन के बारे में हम चिंता करते हैं। दैट इज माय पर्सनल व्यू। ये एक तो रेजोल्यूशन करके दिल्ली में भेजेंगे, बंगाल का आदमी देखेगा, बंगाल का आदमी देखेंगे ये गवर्नर के बारे में रेजोल्यूशन या असेंबली मेजॉरिटी, और उसके बाद भी सेंटर इज नॉट एक्टिंग। सो दिस विल बी अनदर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बंगाल का ऊपर। क्या रेजोल्यूशन पास करेंगे आप लोग विधानसभा में? नहीं, हम लोग सोचते हैं ऑल दीज अटेंडेंसेस एवरीथिंग इज एंटी डेमोक्रेसी, नॉट फॉर डेमोक्रेसी। देखिए, कोई आदमी गलत काम किया वो अभी घर में घुसने नहीं सकता। बीजेपी हैज पेड मनी टू हिज वर्कर्स। हमारे वर्कर, तुम 4000 लो, 2000 लो, और तुम तृणमूल का विरुद्ध में सब काम करो। बट दैट इज फेल्ड, दिस पॉलिसी हैज फेल्ड। अभी उसको अकाउंटिंग सिस्टम के लिए बात चलता है, तुमको 10 करोड़ दिया, तुमको 5 करोड़ दिया, तुमको 3 करोड़ दिया, अभी यही चलता है। अकाउंटेबिलिटी अभी चलता है। तो अभी बीजेपी के पास बहुत पैसा है और वही पैसे से। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर पर ईडी ने 7 घंटे तक छानबीन की है और ये छानबीन एक बार फिर से उसी मामले को लेकर हुई है, यानी कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के घर पर जो छानबीन हुई है, उस छानबीन के बाद 2 उनके स्टाफ को हिरासत में लिया गया है। 7 घंटे तक ये छानबीन चली है। 100 करोड़ रुपए की उगाही का निर्देश दिया था पुलिस को अनिल देशमुख ने। इस तरह का आरोप उनके ऊपर है और उसी मामले को लेकर लगातार महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जो है वो ईडी के निशाने पर है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख के घर पर ये छानबीन हुई है, जिस छानबीन को लेकर लगातार 7 घंटे तक पूछताछ हुई। जब परमवीर सिंह जब मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, जब वो कुर्सी पे वहां बैठे थे, उस टाइम उन्होंने क्यों नहीं आरोप किए? जब उनको वहां से उनका तबादला किया गया, उनके सस्पिशियस भूमिका की वजह से उनको वहां से पदमुक्त किया गया, उनका दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया, उसके बाद में उन्होंने मेरे ऊपर झूठे आरोप किए। और छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, होते हैं हाजिर। आप देखते रहिए आज तक। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्वागत एक बार फिर से आपका, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। और आइए अब बात करते हैं देश में फैल रहे नए खौफ डर की। कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने हमारे देश के 11 राज्यों में खतरे का जबरदस्त अलार्म बजा दिया है। लोग डरने लगे हैं, दहशत में हैं, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में यह कहा जा रहा है कि ये इम्यूनिटी को बेहद कमजोर करते हुए चकमा दे देता है। लेकिन सवाल ये कि क्या डेल्टा प्लस पर वैक्सीन कारगर होगी? तो क्या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का ये कहना कि 7 से 10 दिनों में हम इस पर रिसर्च पूरी कर लेंगे एक राहत की बात नहीं है? डेल्टा वेरिएंट से भारत में कोरोना की दूसरी लहर आई। क्या डेल्टा प्लस से आएगी भारत में कोरोना की तीसरी लहर? क्यों और कितना घातक है कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट? अब तक कहां मिल चुके हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस? डेल्टा प्लस वेरिएंट ने राज्य सरकारों की नींद उड़ा दी है।
डेल्टा प्लस ने भारतीय वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में अलर्ट। अब यहाँ पर डरने वाली बात यह है कि डेल्टा प्लस के केस बहुत तेजी से हमारे देश में बढ़ रहे हैं और अब यह आंकड़ा 52 तक पहुंच चुका है। आइए हम आपको बताएं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में नए डेल्टा प्लस वेरिएंट को चिंताजनक वेरिएंट की श्रेणी में किस तरह से डाला है। मतलब ये हुआ कि मंत्रालय के अनुसार डेल्टा प्लस इसलिए इस श्रेणी में आता है क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। ये वायरस फेफड़ों के सेल्स पर बहुत मजबूती से चिपक जाता है और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज थेरेपी इस वेरिएंट पर बिल्कुल बेअसर हो जाती है। अब तक हमारे देश के 11 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस हमें मिल चुके हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और ये केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो डेल्टा प्लस बहुत तेजी से हमारे देश में फैल रहा है और इसकी बढ़ती स्पीड ने हमारे देश में डर और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। राज्य दर राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं। एक तो तीसरी लहर का खतरा, ऊपर से कोरोना का ये डेल्टा प्लस वेरिएंट। अब सवाल ये कि क्या तीसरी लहर डेल्टा प्लस वेरिएंट से ही आएगी? आज तक ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर देश के दिग्गज डॉक्टर से इस बारे में बातचीत की है। भारत ने अभी धीरे धीरे खुलना शुरू किया है। अप्रैल और मई में कोरोना की दूसरी बेहद भयंकर लहर ने देश में तबाही मचाई, लेकिन जून में संक्रमण की दर कम हुई तो ज्यादा राज्यों ने कोरोना से जुड़े प्रतिबंध हटा लिए। लेकिन अब इस ढील के बीच नया खौफ पनप रहा है। जानकार कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर अगले कुछ महीनों में दस्तक दे सकती है, जबकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि तीसरी लहर 10 से 12 हफ्ते में आ सकती है। और इन्हीं आशंकाओं के बीच देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। भारत की दूसरी लहर डेल्टा वेरिएंट से आई थी और अब ये नया रूप बदलकर डेल्टा प्लस बन गया है और भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंताजनक घोषित कर दिया गया है। अगर हम देखें तो हमारे इतने ज्यादा केसेस नहीं है भारत में कि हम ये कह पाएं कि इनमें से ये कुछ भी क्राइटेरिया मीट होते हैं, नहीं। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है, डेल्टा के ही लीनिएज से है और डेल्टा एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। साथ साथ इसमें जो स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है 417 जो है, वो हमने और भी म्यूटेशंस में देखा था और उससे ये देखा गया है कि इससे ये जो वायरस है ज्यादा इन्फेक्शियस हो जाता है। इसलिए कई लोगों का मानना है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, ये वायरस अब ज्यादा फैल सकता है और इसलिए इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दिया गया है। लेकिन क्लोज ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, स्पेशली जहां जहां पे केसेस बढ़ रहे हैं कि वहां पे ये वायरस डोमिनेंट वायरस तो नहीं हो रहा है। देश में फैलने लगा है कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट। अब तक 11 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस मिले। घातक डेल्टा प्लस वेरिएंट से भारत में दूसरी मौत, पहली मध्य प्रदेश और दूसरी महाराष्ट्र में हुई मौत। हम आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के डबल म्यूटेंट यानी डेल्टा वेरिएंट का पहला मामला महाराष्ट्र में ही सामने आया था। अब डेल्टा वेरिएंट में एक और म्यूटेशन हुआ है जिसे डेल्टा प्लस वेरिएंट कहा गया है। जब संपूर्ण देश में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे से अलर्ट किया जा रहा है, ऐसे में डेल्टा प्लस का मिलना बहुत ही डेंजरस है। भारत में डेल्टा प्लस के अब तक 52 केस मिले हैं, जिसमें अकेले महाराष्ट्र में 21 हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 7, तमिलनाडु में 9, केरल में 3, पंजाब और गुजरात में 2-2, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक में 1-1 डेल्टा प्लस के केस मिले हैं। नया डेवलपमेंट है नंबर 1, यह हो सकता है कि पिछले डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक हो, या जैसा उन्होंने कहा कि ये डेल्टा प्लस की जगह माइनस हो सकता है कम संक्रामक हो। कुछ प्रारंभिक संकेत तीसरी बात मिले थे कि जो हमारी वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी है
नेचुरल इम्यूनिटी दूसरे वेरिएंट से जो आई है या जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की कॉकटेल बनी है, उनको ये हो सकता है इवेड करने में सक्सेसफुल हो, ऐसे संकेत हैं। लेकिन आईसीएमआर अभी भी इन सब बातों पे शोध कर रहा है। कई राज्य डेल्टा प्लस को लेकर सतर्क हो गए हैं। महाराष्ट्र में टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश में विशेष सतर्कता बरतने के लिए कोविड-19 प्रबंधन कमेटी को दिशा निर्देश दिए हैं। हमारी करंट mRNA फाइजर की वैक्सीन है, मॉडर्ना की वैक्सीन है। जो mRNA वैक्सीन है वो सिंगल डोज में 30% एफिकेसी देगी, पर अगर 2 डोज लगे इवन विद डेल्टा वेरिएंट उनकी 80-85% एफिकेसी। पर जो कोविशील्ड या जो एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन है, इनकी 2 डोज के बाद में भी 60% एफिकेसी करीब आपके इनके जो वेरिएंट्स के साथ में पाई गई। कोवैक्सीन के बारे में पूरी डिटेल्स नहीं। व्हाट आई डोंट वांट टू से कि वैक्सीन खराब है, पर यह मतलब है कि वैक्सीन आपको टोटली प्रोटेक्ट कर पाएगी, ये कहना मुश्किल है। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट सबसे शक्तिशाली वेरिएंट है। पुराने डेल्टा वेरिएंट से 50% से ज्यादा संक्रामक है। यह वैक्सीन और इन्फेक्शन इम्यूनिटी दोनों को चकमा दे सकता है। हमको लगता है कि जो भी अर्ली केसेस आए हैं, इनमें जो लक्षण है ये माइल्ड टू मॉडरेट है। और हमको ये भी पता चला है कि जो डेल्टा वेरिएंट था, यदि 10 लोग को एक्सपोज होते थे तो ऑलमोस्ट 8-9 लोगों को डेल्टा हो जाता था। लेकिन ये डेल्टा प्लस में जितने 19-20 मरीज जो रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, जळगांव में पाए गए हैं, उनमें ऐसा नहीं दिखा गया। उनके घर वालों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सेकेंडरी ट्रेसिंग भी जो की थी, उनको ये प्रादुर्भाव दिखा नहीं गया था। इसलिए थोड़ी सी एक आशा बनती है कि शायद ये थोड़ा सा वीक हो सकता है डेल्टा के कंपैरिजन में। लेकिन कोई भी डेल्टा अपने जो ओरिजिनल वेरिएंट था लास्ट साल का, उससे ज्यादा खतरनाक होता है। डेल्टा वेरिएंट बहुत तेजी से दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। अब तक 85 देशों को यह जकड़ चुका है। कोरोना वायरस के जिस घातक और विस्फोटक वेरिएंट ने हिंदुस्तान में त्राही मचाई, अब उसी किलर वायरस का नया वर्जन खौफ और खतरे की घंटी बजा रहा है और तीसरी लहर की दहशत पैदा कर रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो डेल्टा प्लस न सिर्फ डेल्टा प्लस वेरिएंट के लक्षणों के साथ दिखाई देता है, बल्कि इसमें दक्षिण अफ्रीका में पाए गए बीटा वेरिएंट के भी लक्षण हैं, जो इंसान को तेजी से बीमार बनाते हैं। आज तक ब्यूरो। डेल्टा प्लस वेरिएंट ने सबसे बड़े खतरे की घंटी बजा दी है। महाराष्ट्र में डबल म्यूटेंट का पहला मामला भी मिल चुका है। महाराष्ट्र के 7 जिलों में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का पता चलने के बाद अतिरिक्त प्रतिबंध अब लगा दिए गए हैं। महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से लेकर डर और दहशत का माहौल देखा जा रहा है। महाराष्ट्र से शुरू हुई डेल्टा प्लस की दहशत। डबल म्यूटेंट का पहला मामला महाराष्ट्र में मिला। महाराष्ट्र में अब तक डेल्टा प्लस के 21 केस आए। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत। जिस डेल्टा प्लस वेरिएंट से देश डर रहा है, कोरोना के उस नए वेरिएंट के खौफ की शुरुआत भी महाराष्ट्र से हुई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य के 6 जिलों में अब तक डेल्टा प्लस के मरीज मिले हैं। रत्नागिरी में सबसे ज्यादा 9 संक्रमित हैं, जबकि जलगांव में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 7 संक्रमित मिले हैं। मुंबई में अब तक 2 और पालघर, ठाणे, सिंधुदुर्ग में 1-1 संक्रमितों का पता चला है। चौंकाने वाली बात यह कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से एक 80 साल की महिला की मौत भी हुई है। एक मृत्यु रत्नागिरी की 80 इयर्स ओल्ड लेडी है, कोमॉर्बिड है, उसकी मृत्यु हुई है, लेकिन उसकी वजह सिर्फ डेल्टा प्लस नहीं है, उसको कई व्याधि या कई कोमॉर्बिडिटी थी कि जिसके और एज भी था कि जिसके वजह से उनकी मृत्यु हुई है। महाराष्ट्र के 36 जिलों में हर महीने 100 सैंपल लिए जा रहे हैं और बारीकी से जांच की जा रही है। ट्रैवल हिस्ट्री और हर चीज जांची जा रही है। केंद्र की संस्था NCDC इसमें राज्य सरकार की मदद कर रही है। लेकिन डेल्टा प्लस जरूर उसके जो
नेचर है वो ऐसा ही बोला जाता है कि ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। नंबर 2 उसका इम्यूनो एस्केप करने की जो टेंडेंसी है वो उसमें है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि विरुलेंट है, यानी उसका मतलब है कि जिसको होगा तो उसको सीवियरिटी भी हो सकती है। तो इसीलिए हमें इसका संक्रमण रोकना है, और रोकने के लिए हमने कई उपाय बोले हैं। हम आपको बता दें कि रत्नागिरी जिला महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में है। यहाँ 18 लाख की आबादी है। पिछले 1.5 साल में कोरोना से संक्रमित हुए लोगों की संख्या 58,927 हो चुकी है। इनमें से 51,301 मरीजों का इलाज हो चुका है। लेकिन अब जिले के संगमेश्वर तहसील के 6 गांवों में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज मिलने से खलबली मच गई। डेल्टा प्लस वेरिएंट के पॉजिटिव कोरोना मरीज देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र राज्य में पाए गए, और राज्य में रत्नागिरी और जलगांव ये जिले हैं जहां पर ज्यादा मरीज पाए गए। यानी 21 में से 9 मरीज ये रत्नागिरी जिले में, और 6 मरीज जलगांव में, और 1 या 2 मरीज मुंबई के पास वाले जिलों में पाए गए। रत्नागिरी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो 9 मरीज इस जिले में पाए गए, उन सभी मरीजों की हालत फिलहाल सही है, उनका इलाज हो चुका है। ऐसी पुष्टि जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लक्ष्मी नारायण मिश्रा ने कही हुई है। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि संगमेश्वर तहसील के जो 6 गांव हैं उन्हें 10 जून से ही कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया था। तो हमारे देश के साथ साथ दुनिया भर में कोरोना के डेल्टा प्लस ने किस तरह से तांडव मचाया, या हमारे देश के 11 राज्यों के साथ साथ दुनिया भर के 85 देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट दहशत का दूसरा नाम बनकर सामने आया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के डर से अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। डेल्टा वेरिएंट पहली बार भारत में पाया गया, और अब ये दुनिया के लिए सिरदर्द बन गया है। हम आपको बता दें कि दुनिया के 80 देशों में डेल्टा वेरिएंट का पता चल गया है। कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चीन और रूस में मिला है। अमेरिकी महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने डेल्टा वेरिएंट को लेकर चिंता जाहिर की है। The variant compared to, for example, the original virus that had been circulating very early on last year, the comparison is that it is transmitted much more efficiently, which means the chances of getting infected upon exposure is greater to the dominant variant that we have now in the United States. और भारत में डेल्टा प्लस बन चुका है, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट भी दुनिया के कई देशों में फैला है, जिसमें अमेरिका नंबर 1 पर है, जहां डेल्टा प्लस के 83 केस मिले हैं। भारत में 40, ब्रिटेन में 36, पुर्तगाल में 22, स्विट्जरलैंड में 18, जापान में 15, पोलैंड में 9, नेपाल में 3, कनाडा में 1 और रूस में 1 डेल्टा प्लस का केस मिला है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामान्य लक्षणों में सूखी खांसी, बुखार और थकान शामिल है। गंभीर लक्षणों में सीने में दर्द, सांस फूलना और सांस लेने में तकलीफ और बात करने में तकलीफ हो सकती है। लेकिन डेल्टा वेरिएंट से दुनिया के कई मुल्क हांफ रहे हैं। इजराइल मास्क से छूट देने वाला पहला देश बना था, लेकिन पिछले 10 दिनों में डेल्टा वेरिएंट ने इजराइल की सांस फुला दी है। आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए